हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लासेस पे। आज से हम लोग शुरुआत जो करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का। तो देखिए, थर्ड सेमेस्टर का शुरुआत से पहले आपको बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, और वो चीज़ क्या है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मीन्स आपको कोई काम को शुरुआत करने से पहले ही महान होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप उस काम को करने का प्रण लीजिए तो आप ये सोच करके प्रण लेना है कि जिस समय मैं इस काम को कंप्लीट कर लूँगा उस समय मैं इस काम में पारंगत हो जाऊँगा। मीन्स क्या होता है कि जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में आते हो, तो सेकंड सेमेस्टर तक अभी आपके पास क्या रहता है बाबू? जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन। आपको मैथ पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रिकल का पोर्शन पढ़ना है। बस अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हटा दिया जाए तो बाकी सारा का सारा पोर्शन वही है जो 11th-12th के स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसमें इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। तो वहाँ से जैसे ही बच्चे थर्ड सेमेस्टर में इंटर करते हैं तो उनके मन में यही डाउट रहता है कि सर, अब मैं थर्ड सेमेस्टर में आ गया हूँ तो मेरे को ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आता है सर, तो मैं कैसे क्या करूँगा? सर, मेरे को ज़्यादा टेक्निकल पढ़ने में थोड़ा-सा भारी लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो ये सब बिल्कुल थॉट नहीं रखना है, बस आपको ये मान करके चलना है कि ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ, जिस समय मैं थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट कर लूँगा, तो थर्ड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड मेरा सेमेस्टर हो या उससे रिलेटेड मेरा कोई भी वन डे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेईई हो, बार्क हो, इसरो हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में मैं पारंगत हासिल कर लूँ। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का। तो देखिए, हम लोग थर्ड सेमेस्टर में जो मैं आपको पेपर पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है सर्वेइंग। अब सर्वेइंग क्या होता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग लाइट डालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सर्वेइंग का, तो सर्वेइंग क्या है? जैसे आप लोग गाँव में भी देखते होंगे क्या कि सर, जब इलेक्शन आता है तो सर्वे करवाया जाता है कि हाँ, किनके घर में कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना बच्चा है, कितना क्या है, कास्ट के बेसिस पे अलग-अलग बेसिस पे सर्विंग करवाया जाता है। तो ये जो सर्वे है वो चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाला सर्वे। अब सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे का क्या यूज़ होगा? तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सर, जैसे कोई भी रोड बनाना था, तो अब जब आप रोड बनाओगे तो ऐसे तो उठोगे नहीं, बिल्कुल मतलब नींद खुला उठे, सर यहाँ से ही रोड बना लेते हैं। आप उससे पहले जा करके उस जगह को सर्वे करते हो कि हाँ, वहाँ पे कितना पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे हमको रोड बनाना है, किस लोकेशन को फाइनल किया जाए, कहाँ से अगर रोड बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो यही सारा जो आपका स्टडी है वही क्या कहलाएगा? सर्वे कहलाएगा। उसी तरह से जैसे आपको कोई घर बनाना था, तो घर बनाने के लिए आपको लेआउट बनाना है, तो लेआउट बनाने के लिए आप मैप तैयार कीजिएगा, तो ये जो मैप बनाना है यही चीज़ आपका क्या है? सर्वेइंग है। तो हम लोग इसी सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात किया जाए सर्वेइंग से रिलेटेड बुक का, तो देखिए, बुक्स बहुत सारे होते हैं। मैं भी खुद आपको बोलूँगा कि 2 बुक्स हैं जो तो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मतलब बहुत यूज़फुल हो जाएगा। एक तो क्या होता है कि सब लोग जितने भी टीचर आपको मोस्टली यही वो रिकमेंड करेंगे कि आप बीसी पूनमिया बुक ले लीजिए। लेकिन इनके अलावा भी एक राइटर हैं जिनका नाम है एन.एन. बसक। तो आप चाहे तो एन.एन. बसक को भी रेफ़र कर सकते हो। एन.एन. बसक का भी जो बुक है वो आपके लिहाज मतलब डिप्लोमा के लिहाज से ये बुक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बातें डिस्कस किया गया है। और जब अगर बात करते हैं बीसी पूनमिया, तो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो उस लिहाज से आप बीसी पूनमिया को रेफ़र कर सकते हो। नहीं तो अगर आप बीसी पूनमिया भी रेफ़र करते हो कोई बात नहीं। हाँ, कोशिश यही करना है कि एन.एन. बसक मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया बुक का बात। अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर, जो हमारा एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स तो मेरा सर इंटरनल रहता है, बाकी 70 मार्क्स का जो एक्सटर्नल होगा, उसके लिए हमको कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मतलब हमारा सिलेबस क्या-क्या है। तो अगर बात किया जाए आपके सिलेबस का, तो आपके सिलेबस में 5 टॉपिक पढ़ने हैं। वो 5 टॉपिक कौन-कौन सा हो जाता है? तो उस 5 टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है क्या? कि आपको ओवरव्यू देना है किसका? सर्वेइंग का। कि सर, सर्वेइंग का ओवरव्यू क्या होगा? मीन्स सर्वेइंग किसको कहते हैं? और उसके साथ-साथ सर्वेइंग में कौन-सा प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते हैं? सर्वे करने का मेरा प्रिंसिपल क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पर्पस क्या होगा? ये सारा ओवरव्यू हम लोग लेंगे। उसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जब पहुँचेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर में, तो दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है चेन सर्वेइंग, या यूँ कहें कि लीनियर मेज़रमेंट कैसे लेंगे, कि मीन्स 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच का लीनियर डिस्टेंस का कैसे मेज़रमेंट करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अब जो आपका थर्ड चैप्टर है उसका नाम क्या है? कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है,
इस हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट जो है वो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अपने थर्ड यूनिट कंपास सर्वेइंग में। उसके बाद जो आपका चौथा यूनिट है, चौथा यूनिट में दो यूनिट को कंबाइन कर दिया गया है। एक आपका है लेवलिंग और दूसरा है आपका कंटूरिंग। तो लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सर अगर मान के चलते हैं कोई भी पॉइंट ए है जो कि इस लोकेशन पे है और कोई दूसरा पॉइंट बी है जो कि इस लोकेशन पे है, तो सर ये जो बी पॉइंट है ए के रेफरेंस में कितना हाइट पे है, इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे किस में, लेवलिंग में। मींस इसका लेवल कितना है, क्या ये ए पॉइंट से ऊपर है या ए पॉइंट के रेफरेंस में नीचे है या ए और बी दोनों एक ही लेवल पे पॉइंट है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे किस में, लेवलिंग में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आता है फोर्थ यूनिट में ही कंटूरिंग। अब कंटूरिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे देखिए कितना पॉइंट था आपके पास, एक पॉइंट ए था, जैसे मान कर चले कि एक हाथ मेरे पास ये है और दूसरा हाथ यहाँ पे था। तो जब आप मैप बनाते हो तो मैप में तो आप 3D बना नहीं सकते हो, मैप जो भी बनेगा आपका एक पेपर पे बनेगा। तो जब आप एक पेपर पे कोई भी चीज़ को प्लॉट करते हो तो देखिए, तो एलिवेशन को तो आप पेपर पे शो नहीं कर सकते हो। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर आपके पास एक ऐसा जो भी एक पेपर है जिस पे भी आप लिखते हो उस कॉपी का एक पेज को कंसीडर कीजिए। अब कंसीडर ये करना है कि सर एक पॉइंट मेरा ग्राउंड लेवल पे था और दूसरा मेरा छत था, तो आप पेपर पे ऐसे छत तो बना नहीं सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैसे हम लोग एलिवेशन को शो करेंगे, उस एलिवेशन को शो करने के लिए हम लोग एक मैप बनाते हैं, उसी मैप को हम लोग कंटूर में बोल देते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कंटूरिंग के बारे में। और कंटूरिंग के बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है क्या, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज कीजिए कि आपको घर बनाना था, तो घर बनाने के लिए जो भी आपने प्लॉटिंग किया उसका एरिया क्या रहने वाला है। या फिर मान करके चल रहे हैं कि हमको अंडरग्राउंड बनाना था, तो अंडरग्राउंड बनाने के लिए हमने क्या किया, अंदर से मिट्टी को हटाया, तो मिट्टी कितना हटाएं उसका वॉल्यूम क्या होगा, यही सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक एक कर करके इन सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास टॉपिक आ गया, वो क्या आ गया, ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अब ओवरव्यू में हम लोग क्या देखेंगे, तो ओवरव्यू में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है। तो सर्वेइंग में हमने क्या बोल दिया कि सर सर्वेइंग मेरा क्या है, कोई भी दो पॉइंट हो, सपोज कीजिए कि यही एक पॉइंट मेरे पास ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अब ए और बी कैसे कैसे पॉइंट हो सकता है, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। एक पॉइंट ए मेरे पास यहाँ पे है और जस्ट इसी लेवल में थोड़ा सा आगे बढ़ने पे बी पॉइंट है, दोनों एक ही लेवल पे है। अभी आपको क्या बोला जा रहा है कि ए पॉइंट भी यहाँ पे है और बिल्कुल इसके सीधा में बी पॉइंट है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि दोनों पॉइंट यहाँ पे था, तब हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये जो पॉइंट हो इसके लेवल में ना रह करके कुछ ऊपर में पॉइंट हो। तो आप क्या देख सकते हो कि सर ये जो दोनों पॉइंट है वो एक दूसरे से एलिवेशन डिफरेंस में भी हो सकता है, ऊपर में भी हो सकता है, और हो सकता है कि इस लेवल पॉइंट से कुछ नीचे में भी रहे। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर्वेइंग को कि सर्वेइंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस का या रिलेटिव डायरेक्शन का या रिलेटिव लेवलिंग का पता करते हैं। मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल में है तो कितना डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट ए हो गया, तो ए से बी का जो ऊंचाई है वो कितना है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि सर हो सकता है कि एक ए पॉइंट मेरा ये हाथ रहे और ये जो बी पॉइंट रहे वो सीधा में ना रह करके कुछ इधर हो, तो इधर होगा तो इस लाइन के साथ ये जो बी पॉइंट है वो कितने का एंगल बना रहा है, इस एंगल के मेजरमेंट को भी हम लोग सीखते हैं। तो वही बोला गया है कि सर्वेइंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव पोजीशन डिफरेंस का पता करते हैं। अब पोजीशन डिफरेंस में आपका क्या हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, या वर्टिकली एलिवेशन कितना है, या वर्टिकल एंगल कितना है, तो ये सारा कुछ का पता करना ही हमारा क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। तो जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे बहुत ही डिटेल से हम लोग सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग और पढ़ेंगे कि सर्वेइंग करने का हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आप लोग खुद से सोच सकते हैं कि सर सर्वेइंग करके हम लोग मैप बना सकते हैं, मैप बनाने के साथ साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, या कितना एरिया है कितना वॉल्यूम है इसका कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं, किससे, सर्वेइंग से। तो इन्हीं सारे पर्पसेस के बारे में, इन्हीं यूज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस में, पहले मॉड्यूल में। अब उसके बाद दूसरा इसमें और क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो समझिएगा। तो आप लोग क्या देखते हो कि जो सबसे पहला सर्वेइंग का हमारा टाइप आता है वो दो तरह का आता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। अब
सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास क्या था, तो आपके पास क्या है कि जैसे मान के चलें कि अर्थ का एक जो ग्लोब है, ग्लोब को समझ लीजिए। तो ग्लोब को जब आप समझते हो तो ग्लोब आपका कैसा दिखाई देता है, तो सर ग्लोब मेरा कुछ ऐसा एक स्फेरिकल टाइप का रहता है। अब इस पे जब कोई भी आप लाइन खींचोगे तो लाइन आपका ऐसे ही खींचाइएगा। कोई भी अगर आप लाइन को खींचते हो तो लाइन आपके पास कैसा आएगा, तो लाइन आपके पास ऐसा ही आएगा। दूसरा लाइन खींचे तो दूसरा लाइन ऐसा आएगा, तीसरा लाइन खींचे तो तीसरा लाइन ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ग्लोब के ऊपर जो भी लाइन खींच रहे हो वो आपका कर्व लाइन आ रहा है, वो सीधा लाइन नहीं आ रहा है। जबकि आप अपने पेज पे जो आपका कॉपी का पेज है, कॉपी के पेज पे कोई भी लाइन खींचोगे तो वो लाइन बिल्कुल सीधा आएगा। तो वही बोला जा रहा है कि सर कितना डिस्टेंस हम लोग लें, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सर 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहता है तब तक जो लाइन आता है वो बिल्कुल सीधा आता है। जैसे ही 199.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा बात करने लग जाते हैं तब हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करने लग जाते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन तो आपका ये हो गया कि प्लेन सर्वेइंग क्या होगा, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है उसके इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या क्या, तो यहाँ पे आप चैन यूज कर रहे हो तो इसको हम लोग बोल देंगे चेन सर्वेइंग। अगर आप कंपास यूज कर रहे हो इसको बोल देंगे कंपास सर्वेइंग। अगर आप थेडोलाइट यूज कर रहे हो इसको बोल देंगे थेडोलाइट सर्वेइंग। अगर आप प्लेन टेबल यूज कर रहे हो इसको हम लोग बोल देंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन देख लेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या देख लेंगे कि आखिर हमारा पर्पस क्या है करने का। क्या हमको अपने घर के प्रॉपर्टी का बाउंड्री, प्रॉपर्टी का मैप तैयार करना है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कैडेस्ट्रियल मैप। क्या हमको मिलिट्री पर्पस से मैप बनाना है, उसको हम लोग बोल देंगे मिलिट्री मैप। अगर हमको अर्थ के टोपोग्राफी के बारे में बताना है कि कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे क्या है, उसको हम लोग बोल देंगे टोपोग्राफिकल मैप। मतलब एक क्लासिफिकेशन का बेसिस ये भी हो सकता है कि सर हमारा पर्पस क्या है, पर्पस के बेसिस पे हम लोग सर्वे को क्लासीफाई करेंगे। एक और बेसिस क्या हो सकता है, तो सर दूसरा बेसिस ये भी हो सकता है क्लासिफिकेशन का कि आखिर हम लोग सर्वे कहाँ पे कर रहे हैं। जमीन पे करेंगे उसको लैंड सर्वे बोल देंगे, अगर एयर में करेंगे तो उसको एरियल सर्वे या फोटोग्रामेट्री सर्वे कर देंगे। अगर हमको क्या करना हो, तो अगर हमको सर पानी में करना है उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर देंगे। तो लोकेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सर्वे का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इसके ओवरव्यू को समझेंगे और अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका पहले चैप्टर को जब आप पढ़िएगा तो आपको सर्वे के बारे में एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए एक और खूबसूरती होता है सर्वेइंग का क्या, कि आप इन सारे चीज़ों को सामने से देखोगे और कोई भी चीज़ जिसको आप सामने से देखते हो तो वो ज़्यादा फील आता है। जैसे यहाँ पे जैसे आपने देखा चेन, तो आपको एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है कि हाँ सर चेन मेरा ऐसा होगा, यहाँ पे ब्रास हैंडल लगा हुआ होगा, यहाँ पे मेरे पास ब्रास रिंग रहेगा, यहाँ पे लिंक रहेगा, यहाँ पे जॉइंट है। तो जैसे ही इन सब चीज़ों को सामने से देख करके आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन रहता है। तो कोशिश आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करें कि प्रैक्टिकली समझे। प्रैक्टिकली मतलब क्या, कि देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है ना जिसको आप पढ़िएगा तो सच में आपको लगेगा कि नहीं हाँ इंजीनियरिंग का फील आ रहा है, और वही सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग है। जैसे फर्स्ट टाइम जब आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट टाइम जब आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर यूज किए होंगे या ड्राइंग सीट जो है उस पर जब आप मैप बना रहे होंगे, उस पर जब आप ड्राइंग बना रहे होंगे तो उस समय आपको फील आया होगा कि नहीं अब मैं तो इंजीनियर बन गया हूँ। तो सेम फीलिंग आपका जब सर्वेइंग का जब आप कॉलेज में प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको आएगा कि नहीं अब मैं इंजीनियर बन गया हूँ। और ऐसे भी आपका इंजीनियरिंग लाइफ का शुरुआत भी थर्ड सेमेस्टर से होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग वैसे पढ़ेंगे क्योंकि ये जो चीज़ आपका ऐसा है ना कि जब तक आपका इंजीनियरिंग का लाइफ रहेगा, जब तक आप जिंदा रहोगे, सर्वे आपके काम में आता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, तो दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास चेन सर्वेइंग। अब चेन सर्वेइंग में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर चेन सर्वेइंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि चेन जो सर्वेइंग हम लोग करते क्या है, मतलब लीनियर मेजरमेंट हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो उसमें अलग अलग चेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मेरे पास मेटालिक चैन क्या होगा, गंटर चैन क्या होगा, मीट्रिक चैन क्या होगा, रेवेन्यू चैन। तो अलग अलग तरह के चेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें यूज होने वाले एसेसरीज कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो खुद से सामने देख लीजिए कि आप इसके लिए एरो का यूज कर रहे हो, आप इसके लिए इसको हम लोग रेंजिंग रॉड बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो ये तो सर बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ये भी आपका चैन है। ये आपके पास क्या है सर, टेप है।
इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो सर इसको हम लोग पेग बोल देते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा चेन सर्वेइंग में पढ़ेंगे, यूज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा और क्या क्या पढ़ेंगे, तो अब जैसे आप देखिए क्या कि सर ये मेरा लोहा का बना हुआ है, अब लोहा का बना हुआ है तो अगर सर टेम्परेचर राइज करता है, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे कि टेम्परेचर राइज करने के कारण कोई भी चीज़ एक्सपेंड करता है, तो ये भी एक्सपेंड कर जाएगा, तो जो पहले 90 मीटर का था या 100 मीटर का था वो 110 का हो जाएगा, तो उसके कारण तो कुछ गलती हो जाएगा। उसी तरह से हमको खींचना कम था, हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा खींचा जाए, उसके कारण भी लेंथ में गलती हो जाएगा। तो कितने तरीके का गलती हो सकता है, उसका कैसे हम लोग करेक्शन करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे कब, हम लोग जब यूनिट 2 चेन सर्वेइंग पढ़ रहे होंगे तब। उसके बाद हम लोग जब इस यूनिट को खत्म कर रहे होंगे तब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सर जो हमारे पास फील्ड बुक होता है, अब फील्ड बुक क्या होता है, जब हम लोग क्लास में आएंगे तो आपसे मंगवाया भी जाएगा कि फील्ड बुक लेकर के आइए, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे फील्ड बुक में डेटा इंटर किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर सिंगल लाइन फील्ड बुक क्या होता है, डबल लाइन फील्ड बुक क्या होता है, ये सारे चीज़ का यूज हम लोग करेंगे कहाँ पे, तो सर जब हम लोग सेकेंड यूनिट चेन सर्वेइंग पढ़ रहे होंगे वहाँ पे। अब चेन सर्वेइंग यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट में आएंगे। अब थर्ड यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए एक बिल्कुल आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है ना, एक बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में डिजाइन किया गया है। अब सिस्टमैटिक मैनर कैसे बोलिएगा कि सर हम लोग सर्वेइंग का पर्पस यही देखे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का हमको रिलेटिव डिस्टेंस का पता करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सर दोनों लाइन बिल्कुल एक ही प्लेन पे है, ऐसे इमेजिन कीजिएगा कि एक पॉइंट ए है और बी जो है वो इधर ना रख करके बिल्कुल इसके सीधा में है। तो बिल्कुल सीधा में रहेगा, तो सर इन दोनों के बीच का हमने क्या किया, रिलेटिव डिस्टेंस पता कर लिया, लीनियर डिस्टेंस पता कर लिया। तो सबसे पहले आपने चेन सर्विंग कर लिया कि यहाँ से चेन रख करके इस पॉइंट का हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। दूसरा जो आपका क्या कंडीशन होता है कि हो सकता है कि ये जो बी पॉइंट हो बिल्कुल सीधा ना होकर के कुछ इधर हो गया। अब जैसे ही बी पॉइंट यहाँ ना रह करके बी पॉइंट अगर कहीं यहाँ पे आ जाता, तो सर ये जो ओरिजिनल लाइन था, ओरिजिनल लाइन से कितना का एंगल बन रहा है, अब हमको इस हॉरिजॉन्टल एंगल को पता करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर बी पॉइंट बी के ऊपर है, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि बी पॉइंट जो है वो ऐसे ना होकर के कुछ इधर पॉइंट है, तो ये सीधा लाइन से इस बी पॉइंट का कितना एंगल बन रहा है, यही हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो सर जो हमारा सेकंड यूनिट आएगा कंपास सर्वेइंग उसमें। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास साइट वेन लगा हुआ रहता है, यहाँ पे क्रॉस हेयर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लेकर के डिग्री का रीडिंग वगैरह लिखा हुआ रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वे में कि प्रिज्मेटिक कंपास है कि सर्वेयर कंपास है, कौन सा कंपास हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सर कोई भी पॉइंट को जैसे मान के चल रहे हैं कि मेरे सामने एक गेट है और इधर एक कॉर्नर है, यहाँ पे हमने कंपास को रख लिया। अब हमको ये पता करना है कि इस पॉइंट से या गेट से जो मेरा कॉर्नर है वो कितना एंगल पे है, तो यहाँ पे हमने कंपास को फिक्स किया। कंपास को रोटेट करेंगे तो रोटेट करके उस कॉर्नर को देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक हॉरिजॉन्टल एंगल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी हॉरिजॉन्टल एंगल को कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वेइंग में। अब कंपास सर्वेइंग में और क्या पढ़ेंगे, तो कंपास सर्वेइंग में हम लोग पढ़ेंगे बियरिंग के बारे में। जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे थे इसी एंगल को हम लोग बोल दे रहे हैं क्या, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ जाएगा जिसको हम लोग बोल देते हैं बियरिंग। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर क्या होता है फोर बियरिंग, क्या होता है बैक बियरिंग, और क्या होता है इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो यही सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वेइंग में। इसके बाद हम लोग इसमें और क्या पढ़ेंगे कि सर फोर बियरिंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ओपन ट्रावर्स क्या होगा, क्लोज ट्रावर्स क्या होगा, इन सारे चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे किस में, कंपास सर्वेइंग में। फिर क्या हम लोग देखेंगे कि सर कौन से जगह पे हमको सर्वेयर कंपास यूज करना है, कहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास यूज करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों का प्रिंसिपल क्या है, कौन कहाँ पे सूटेबल होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वेइंग में। तो यहाँ पे आपका कंपास सर्वेइंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंपास सर्वेइंग कंप्लीट हो जाएगा हम लोग आ जाएंगे किस में, तो आ जाएंगे हम लोग अपने यूनिट 4 में। अब देखिए यूनिट 4 क्या कर रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि सर आपके पास दो पॉइंट था, दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना था, इसके लिए हमने चेन सर्वेइंग पढ़ लिया। दोनों के बीच में हमको करना था, तो सर दोनों के बीच में एंगल कितना था, इसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमने कंपास सर्वे पढ़ लिया। अब क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है अगर कुछ ऊंचाई पे आ जाए, अगर ये जो पॉइंट है कुछ ऊंचाई पे आ जाए, तो सर ऊंचाई कितना हुआ है हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे इस फिगर को देखिए तो क्या देखा जा रहा है कि सर एक मेरे पास रोड बन रहा था, तो रोड के बगल में ये पता करने के लिए कि इसके अगल बगल वाले में कितना ऊंचाई है, तो सामने में देख रहे हैं कि एक इंजीनियर यहाँ पे खड़ा है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है, और ये क्या कर रहा है, ऊंचाई का मेजरमेंट कर रहा है।
तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर अगर कोई भी 2 पॉइंट आपके पास है, तो ये जो 2 पॉइंट मान के चलें कि यही मेरे पास बी पॉइंट है, तो ये जो बी पॉइंट है वो इस ए बी लाइन से कितना ऊंचाई पे है, इसी एलिवेशन का पता करना। अब जरूरी नहीं कि एलिवेशन हमेशा ऊपर हो, वो हो सकता है कि वो आपका नीचे तरफ भी हो सकता है। तो हम लोग मेनली एल्टीट्यूड निकालते हैं कि एल्टीट्यूड कितना है, कितना ऊपर है या कितना नीचे है। यही कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कहाँ पे, लेवलिंग में। आप लोग जनरली देखते भी होंगे कि कोई स्टेशन पे जब आप जाते हो तो स्टेशन पे नाम के नीचे में लिखा रहता है कि इस स्टेशन का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। औसत ऊंचाई मतलब क्या, कि इसका एल्टीट्यूड कितना है। तो ये जो एल्टीट्यूड निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है, किसके हेल्प से निकाला जाता है, तो लेवलिंग के हेल्प से ही निकाला जाता है। अब उसके बाद जो इसी चैप्टर में हम लोग एक और जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कंटूरिंग। अब कंटूरिंग क्या होगा, उससे पहले हम लोग लेबलिंग में और क्या क्या पढ़ेंगे कि सर लेबलिंग करने के लिए हम लोग कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे एक मेरे पास डंपी लेवल है, ऑटो लेवल है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डंपी लेवल का प्रिंसिपल क्या होता है, डंपी लेवल कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4 में ही आपको एक चीज़ और पढ़ना है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कंटूरिंग। अब कंटूरिंग क्या होगा उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने आपको एक मैप दिखाया, इस मैप को ध्यान से देखिएगा। तो आपके सामने इसको हम लोग बोल दे रहे हैं क्या, कि ये आपका एक्चुअल ग्राउंड है, ये आपका एक्चुअल ग्राउंड है जहाँ पे कुछ ऐसा माउंटेन बना हुआ है, ऐसा माउंटेन बना हुआ है। अब इसी माउंटेन को अगर आपको मैप पे शो करना होगा तो मैप पे तो आप माउंटेन बना नहीं सकते हैं। तो जब मैप पे आप माउंटेन नहीं बना सकते हो तो उस केस में कैसे शो करोगे कि इस माउंटेन का ऊंचाई कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटूर का हेल्प लेते हैं। अब कंटूर को कैसे प्लॉट करते हैं, कंटूर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या कंटूर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, और करेगा तो किस कंडीशन में करेगा, क्या होगा वर्टिकल क्लिफ के केस में, कैसा होगा अगर माउंटेन रहेगा तब, कैसा रहेगा अगर वैली रहेगा तब, क्या क्या कंटूर लाइन का प्रॉपर्टी होता है। ये सारा कुछ जब हम लोग कंटूर पढ़ रहे होंगे तब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। इतना पढ़ लेने के बाद ये आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास आ जाता है सबसे लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। अब मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम का यूज कहाँ पे आ जाता है, तो जैसे मान करके चल रहे हैं क्या कि आपका कोल इंडिया लिमिटेड CIL में जॉब लग गया। अब जैसे ही आपका CIL में जॉब लग गया और अगर आप क्वांटिटी सर्वे के रूप में वहां पे पहुंच गए तो आपको ये पता करना होगा कि यहाँ से कितना कोयला को निकाला जा रहा है। या फिर अगर मान करके चल रहे हैं आप किसी साइट पे गए हो और वहां पे फाउंडेशन का काम चल रहा था, और फाउंडेशन का जब काम चल रहा था तो आपसे ये बोला गया कि कितना मिट्टी को काट करके हटाया जाए, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा। तो ये वॉल्यूम का कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए। या फिर आपको कोई भी मैप दे दिया जाए और मैप देख करके ये बोल दिया जाए कि इस मैप से आप बता दीजिए कि कितना एरिया इस पर्टिकुलर लोकेशन का रहने वाला है। तो ये एरिया और वॉल्यूम का कैलकुलेशन जो होगा वो हमारा सबसे आखिरी यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, क्या होगा मिड ऑर्डिनेट रूल, क्या होगा सिम्पसन्स 1/3 रूल, क्या होगा हमारे पास एवरेज ऑर्डिनेट रूल। तो अलग अलग मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब यूनिट 5 पढ़ रहे होंगे तब। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है किसका, पूरे का पूरे बेसिक सर्वेइंग का। इसके बाद जब आप 4th सेमेस्टर में आइएगा तो वहाँ पे हम लोग एडवांस सर्वेइंग पढ़ेंगे, वहाँ पे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि थियोडोलाइट क्या होगा, टोटल स्टेशन क्या होगा, वो हम लोग बात करेंगे जब 4th सेमेस्टर में आएंगे तब। तो ये तो आपके पास हो गया सिलेबस। अब सिलेबस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि व्हाट वी हैव टू डू, आखिर हम लोगों को करना क्या है। सिलेबस तो सब लोग पढ़ेगा सर, तो आखिर सबको जब सिलेबस पढ़ेगा तो उस भीड़ से हम अलग कैसे होंगे, उसके लिए हमको क्या करना है, तो वही स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। करना क्या है, तो अभी से सबसे पहले अभी आपको जो बताया गया था बुक, वो परचेज कर लीजिए। बुक में आपके पास क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि वो जो आपका बुक हो, या तो आप बीसी पूनमिया ले लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए NN बसक ले लीजिए। दोनों में से कोई भी राइटर का बुक आप ले सकते हो। इसके अलावा अभी से ही आपको क्या कर लेना है, तो SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेने के लिए आपको कौन सा पब्लिकेशन का यूज करना है, तो IES मास्टर का। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट यही होगा, जैसे देखिए जैसे मान के चले कि हमने सर्वेइंग का सबसे पहला यूनिट पढ़ा कि सर ओवरव्यू हम लोग सर्वेइंग का पढ़ते हैं या क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो ओवरव्यू और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आज तक SSC JEE में कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब उसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हम सेमेस्टर का पढ़ाई करते हुए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, तो हम लोग सर जेई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सारा खेल अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस का होता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। क्या आप जेई लेवल के क्वेश्चन को देख करके डर तो नहीं जा रहे हो? तो वही चीज यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपके अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का एक एप्टीट्यूड आएगा, क्योंकि अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको सेम चीज सेम टॉपिक को पढ़ाना होता है जेई लेवल के लिए, उसको अलग पढ़ाते हैं। सेम टॉपिक को पढ़ाना होता है बीटेक वालों के लिए, उसको पढ़ाने का ढंग अलग होता है। सेम टॉपिक को ईएससी वालों के लिए पढ़ाना होता है तो उसका पढ़ाने का ढंग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाया जाएगा, उसका एप्टीट्यूड भी यहाँ पे डेवलप करवाया जाएगा। तो ये तो चीज हो गया आपको कि कौन कौन सा परचेज करना है। अब बुक के बाद आपको क्या करना है, तो बुक के बाद आपको करना क्या है, तो एक स्पाइरल कॉपी ले लेना है। स्पाइरल कॉपी कितना पेज का, तो सर्वेइंग के लिए आपको 400 पेजेस वाला कॉपी ले लेना है, स्पाइरल वाला। अब उससे क्या होगा, तो 400 पेज यहाँ पे नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो पेजेस लगेगा, वो मैक्सिमम जो लगने वाला है वो 200 पेजेस लगने वाले हैं। तो सर आपने 400 पेज का बुक क्यों कॉपी क्यों खरीदवाया, क्योंकि यही कॉपी जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आइएगा तो अभी हम लोग जो बेसिक सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, इसी में हम लोग एडवांस सर्वेइंग को भी पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा सर्वेइंग हमारा क्या हो जाएगा, एक ही कॉपी में कंसाइज हो जाएगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि 400 पेज, या अगर 500 पेज वाला कॉपी आ रहा है तो हम 500 पेज वाला कॉपी ले लेंगे। अब कॉपी के साथ साथ आपको और क्या करना है, तो सबसे ज्यादा आपका जरूरत यही करेगा, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हैंड रिटेन नोट्स। अब हैंड रिटेन नोट्स क्या होगा वो समझिए। जैसे हमने पढ़ा सर्विंग, अब सर्वेइंग में जैसे ही हम लोग चेन सर्वेइंग पढ़ रहे थे, तो पूल करेक्शन क्या हुआ, टेम्परेचर करेक्शन क्या हुआ, कि सर अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्डाइज करेक्शन क्या हो गया, नॉर्मल टेंशन क्या हो गया, तो आपके पास अथाह फॉर्मूला आ जाएगा। बोला जाता है कि पूरा सिविल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ लेते हो तो आपके पास 50,000 क्वेश्चन हो, 50,000 फॉर्मूला हो जाता है। तो ये जो 50,000 फॉर्मूला हो जाए, तो उसको कैसे याद, सॉरी कैसे उसको याद रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग हैंड रिटेन नोट्स का हेल्प लेंगे, या फिर आपसे यहीं पे हैंड रिटेन नोट्स बनवाया जाएगा। अब वो कैसे बनवाया जाएगा, तो जैसे मान करके चले कि आप पहला दिन पढ़ने आए, पहला दिन में आपको मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया। जब आप पहला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा टॉपिक में से सारा का सारा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, कि कुछ पॉइंट्स ऐसा हो जाता है कि जैसे मान के चलिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, उसके साथ साथ आप एसएससी जेईई का क्वेश्चन जब आप लगा रहे थे तो आपको लगा कि ये क्वेश्चन सर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, उस फॉर्मूले को क्या करना है कि इस कॉपी में आपको मेंशन करते जाना है। अब क्या होगा कि पूरा का सर्वेइंग जो आपका नोट्स बन रहा था 200 पेजेस का, जब फाइनली जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, तो वो हैंड रिटेन नोट्स में मात्र 20 पेज का रह जाएगा। मतलब क्या, कि सर एग्जाम से एक दिन पहले जब हम एग्जाम सेंटर पे पहुंचने वाले होंगे, या उससे जस्ट 2 घंटा या 1 घंटा पहले, अब हमको पूरा 200 पेज पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस मैं 20 पेजेस को पढ़ूंगा, फटाक फटाक से देखते जाऊंगा, और पूरा का पूरा सिलेबस मेरा रिवाइज हो जाएगा। उसी तरह से जब आप पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, जब आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उसके लिए पूरा आपका नोट्स, सॉरी, तो क्या बोला जाए, पूरा आपको नोट्स पलटने का जरूरत नहीं है, आप बस इस कॉपी को पलट लीजिएगा, उतना ही से आपका काम हो जाएगा। मतलब एक कॉपी आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो सबसे अच्छा कॉपी, जितना कॉस्टली खरीद सकते हैं, क्योंकि कॉस्टली चीज का लोग रिस्पेक्ट भी करता है, तो कोशिश यही करना है कि जो सबसे अच्छा कॉपी हो, जो सबसे महंगा कॉपी हो, उस कॉपी को हम लोग खरीदेंगे, और उसी पे हम लोग हैंड रिटेन नोट्स बनाएंगे। तो ये आपको करना है, और अगर आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा, तो नो डाउट जो आपका अलग का, जो भी आपके साथ जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी चाहे आपके स्टेट को हो, दूसरे स्टेट को हो, या कोई भी जो भी आपका कंपटीटर होगा, कहीं ना कहीं आप उससे आगे निकल जाएंगे। बाकी जब आप लोग क्लास में आइएगा तो वहां पे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे और क्या करना है। तो ये इतना ही था। ऑल द बेस्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं वो समझ लीजिए, कि अगर हम बात करते हैं पूरे थर्ड सर्विंग का, पूरे आपका थर्ड सेमेस्टर का, या पूरे सिविल इंजीनियरिंग का, तो थर्ड सेमेस्टर का अगर हम लोग बात करें तो टोटल आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। 5 टॉपिक कौन कौन सा है, तो एक आपको पढ़ना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दूसरा आपके पास करना मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा आपके पास हो जाता है बेसिक सर्वेइंग। तीसरा आपके पास हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। चौथा हो जाता है आपके पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और पांचवा हो जाता है जियो टेक्निकल। अब इसका अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई का, या जितना भी वन डे एग्जाम होता है अपार्ट फ्रॉम रेलवे,
वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, इन सब्जेक्ट का जो वेटेज है भर-भर करके आता है। मतलब भर-भर करके क्वेश्चन आएगा इन सब पे, ठीक है? चाहे वो आपके पास जियोटेक हो, मतलब सॉइल मैकेनिक्स हो, आपके पास सर्वेइंग हो या आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, भर-भर के क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको देख रहे हैं कि कैसे आपके सिलेबस को बनाया गया है, कि जो आपका फर्स्ट ही सेमेस्टर है, जहाँ से आप इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, वहीं पे सारा इम्पोर्टेंट पेपर को आपको इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी से ही आपको स्टार्ट कर लेना, अभी से ही ऐसे अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि जैसे ही आपका सेमेस्टर ओवर हो, उस समय आप अपने आप को ऐसे परिपक्व कर लें कि सर कोई भी वन डे एग्जाम होगा तो उसमें मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। मतलब जो भी और जो अलग-अलग भीड़ है, उन सारे भीड़ से मैं अलग बन करके अपना रिजल्ट दे पाऊँ। तो इसीलिए बोला जा रहा है क्या कि थर्ड सेमेस्टर में जो आप डिसीजन लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा ताकि आपको बाद में अफ़सोस ना हो। अब अगर बात करें इन पाँचों सब्जेक्ट का, तो इनको पढ़ाएँगे कौन? तो सबसे पहले जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो पढ़ाएँगे आपको मनीष सर। मतलब ये हमारे भी गुरु हैं, तो समझ सकते हैं इनके पास कितना एक्सपीरियंस है। दूसरा अगर बात करते हैं बेसिक सर्वेइंग का, तो बेसिक सर्वेइंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, रोशन सर, आप लोग सारे लोग जानते होंगे, मैथ्स भी शायद आपने सर से ही पढ़ा है, ठीक है? बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगेन मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। अगेन बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो ये पढ़ाएँगे आपको क्या? आदित्य सर, बहुत ही बढ़िया टीचर हैं। आप पढ़ कर के खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो बोला जाता है ना कि जो आपको बेस्ट टीम बस बोलने से नहीं कि हाँ, हम बहुत बेस्ट हैं, हम बहुत बेस्ट हैं, वो इतना दिन से चलते आ रहे हैं, वैसे-वैसे कुछ नहीं। आप आइए, पढ़िए, पढ़ कर के देखिए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये बेस्ट टीम है या नहीं है, या फिर बस बोलने के लिए कि हाँ, आ जाइए, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, वैसे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप लोग आइए, अब आप लोग इतना मैच्योर हो चुके हैं कि चीज़ों को आप जज कर पाओ कि हाँ, जो बोला जा रहा है, सब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आइए, देखिए, फिर आपको खुद एनालाइज़ हो जाएगा कि हाँ, आप कहाँ पे पहुँचे हो। तो ये आपके पास क्या है, सारा सब्जेक्ट, उसको पढ़ाने वाले टीचर्स। अब बात कर लेते हैं फ़ी का। सामने दिख रहा है कि अगर आप 21 नवंबर तक एडमिशन लेते हो, तो आपका जो फ़ी लग रहा होगा, वो फ़ी लगेगा कितना? तो ₹1849। तो कोशिश कीजिए, जो भी आपको ऑफ़र मिल रहा है, उसको ग्रैब्स करने का। और बाकी अगर ऑफ़लाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो जो आपको ये नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा इंक्वायरी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू। आप आइए, आप लोग सबका वेलकम है। मिलते हैं हम जल्दी। धन्यवाद।